अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब घर में खैरियत से होंगे। बेटा ऑनलाइन लेक्चर्स में हमारा चैप्टर नंबर 9 हमने सेलेक्ट किया है। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स, चैप्टर नंबर 3 70% हमारा कंप्लीट हो चुका था विद न्यूमेरिकल्स। और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो आपको रिसेंटली आपको असाइनमेंट के लिए जून और जुलाई के लिए आपको दिया गया है। तो जैसे आपको पता है कि बेटा आजकल हमारा ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं और आपसे जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम उन चैप्टर्स को डिसाइड करेंगे जिसका वेटेज कम है और उसके साथ एक ऐसा चैप्टर होगा जिसका वेटेज कुछ ज़्यादा होगा। तो फिलहाल मैंने चैप्टर नंबर 9 डिसाइड किया है। इसमें आपके कोई 4 या 5 लेक्चर्स उम्मीद है बन जाएंगे। बहुत आसान चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो अब तक आपको मैंने बता दी हैं, जो आपको डिलीवर करनी है मैंने। चैप्टर नंबर 9 में हमारे जो की टॉपिक्स हैं आज उसका जिक्र करेंगे। इसका वेटेज क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, मजीद कुछ टर्म्स हम क्लियर करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 का नाम है ट्रांसफर ऑफ हीट, हरारत की तकसीम। देखिए जी, ये हीट है क्या, मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंट्रोडक्शन में हमने इसके टाइटल को और इसके की पॉइंट्स को हमने आज डिस्कस करना है जी। ट्रांसफर ऑफ हीट इस चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 9 आज का लेक्चर नंबर 1 में आप डिस्कस कर रहे हैं जी। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में है कि हीट डायनामिक्स के अंदर ये बहुत ही बेसिक एक चैप्टर है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपके क्लियर होते हैं, ठीक है। हीट डायनामिक्स में देखिए हीट एज एन एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे डिफरेंट किस्म के फील्ड में, प्रोफेशंस में हम इसका जिक्र करते हैं। मज़ीद हम इस चैप्टर के अंदर टेम्परेचर भी पढ़ेंगे। टेम्परेचर से मुताल्लिक मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं, हम बेटा वो क्लियर करेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी का एक टॉपिक आएगा, ठीक है। मज़ीद आगे जाके हम लैंड ब्रीज और सी ब्रीज पढ़ेंगे। और हीट का, जैसे मैंने पहले बताया, हीट के जो ट्रांसफरेंस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होती है, उस फैक्टर्स के बारे में और उन मीन्स के बारे में पढ़ेंगे हम जी। इसके बाद फिर आपका एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की हीट को एब्जॉर्ब करने और इमिट करने, खारिज करने या रेडिएट करने की जो कैपेबिलिटी है वो किन फैक्टर्स के ऊपर है। और ये बेसिकली ये दोनों प्रोसेसेस होते कब हैं और होते क्या हैं, ये हमारा इस चैप्टर का जो की पॉइंट होगा। मजीद फिर हम लोग वही बचपन में जो हम लोग डेफिनेशन अक्सर कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसका कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन और की पॉइंट्स थे। इस चैप्टर में बेटा न्यूमेरिकल बहुत कम है, ठीक है। एग्जाम्पल न्यूमेरिकल 2 हैं और एक्सरसाइज में भी 2 न्यूमेरिकल हैं, तो वो भी आपको इंशाल्लाह एक ही लेक्चर के अंदर फाइंड आउट करवा दूंगा मैं, ठीक है, विद एग्जांपल्स जी। ये इंट्रोडक्शन और की पॉइंट्स का जिक्र था। अब हम बात करते हैं वेटेज की। वेटेज का मतलब ये कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 9 कितने मार्क्स का पूछा जाता है, बोर्ड में चैप्टर नंबर 9 का क्या कुछ आता है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि 2012 में जो आपकी ये बुक आई थी या 2013 में जो ये बुक न्यू बुक आई थी, तो तब से लेकर अब तक इस चैप्टर का कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया। सिर्फ इसके से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको क्लियर करना है। लेकिन ये तो वो स्टूडेंट है जो कि एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट की तैयारी होती है। जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो अपने एजुकेशनल करिकुलम को कंप्लीट करता है 100%, मतलब बहुत ही परफेक्शन के साथ काम करता है। तो वो स्टूडेंट जिनको बहुत ही डिटेल कॉन्सेप्ट्स चाहिए, जाहिर है वो आगे जब जाएंगे न्यू क्लासेस में, मेजर क्लासेस में, ठीक है, तो उस सिचुएशन में उनको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, कुछ ना कुछ लर्न होगा, ठीक है। तो आमतौर पर जो इसका वेटेज है इसमें आपका 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 का मतलब क्या है बेटा, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है, समझ आ गई आपको। पार्ट 3 में आपके ज्यादा से ज्यादा 3 शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आ सकते हैं, मैक्सिमम 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। अच्छा, अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 6 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में से पूछा जाता है, 3 to the 6, ठीक है। 2 एमसीक्यूज मैक्सिमम 2 एमसीक्यूज बेटा इसमें से आते हैं, 1 नंबर का 1 एमसीक्यू, तो 2 एमसीक्यू आपके 2 नंबर के हो गए। तो टोटल मार्क्स आपके जो बेटा इस चैप्टर में से सिर्फ आते हैं वो है 8 मार्क्स, ठीक है। तो ये 8 का 9 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 7, 8, 9, तो ये एवरेज वैल्यू जो हम लेते हैं तो 8 मार्क्स बनते हैं, क्लियर हो गया। तो ये बेटा कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट
ऐसी हो सकता है कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएं और 3 एमसीक्यू आ जाएं, तो ये चेंज होता रहता है, इसमें फ्लक्चुएशन आती रहती है इस प्लानिंग में। पेपर सेटर जो है वो हर एक चीज को देख के यही चीजें डिजाइन करता है। जी, इंट्रोडक्शन हो गया, वेटेज के बारे में मैंने आपको बता दिया, की पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए। की पॉइंट्स में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक है जो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं, आपके व्हाइट बोर्ड पर मौजूद है, ठीक है। और इन्हीं की पॉइंट से रिलेटेड आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस या आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा, तो वहां पर इन्हीं की पॉइंट से रिलेटेड आपका सारा काम होगा। जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है हीट। आपने अपनी डेली लाइफ में हीट वर्ड बहुत दफा यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल, ये जून जुलाई का महीना चल रहा है, ठीक है, तो इसमें हीट फैक्टर बहुत ज्यादा है। ये हीट होती क्या है, क्या है ये हरारत? बेटा, हीट जो है वो एक एनर्जी है, एनर्जी की एक फॉर्म है, ठीक है। ये वो एनर्जी है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की जानिब मूव करती है, और नतीजे में क्या होता है कि कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। अब याद रहे कि हीट और टेम्परेचर में बहुत फर्क है। हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, जबकि टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट के गर्म होने की शरत हो, उसके रेट ऑफ हीट को की मेजरमेंट का नाम है टेम्परेचर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट कितना हीट अप हो चुका है, कितना गर्म हो चुका है, तो हम टर्म यूज करते हैं टेम्परेचर, कि उसका टेम्परेचर कितना है, उसका दर्जा हरारत कितना है। तो बहुत फर्क है बेटा इन दोनों में, ठीक है। बेसिकली हीट एंड टेम्परेचर का जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है वो आपका चैप्टर नंबर 8 में आता है, लेकिन मैंने यहाँ पर टेम्परेचर का जिक्र भी कर दिया है, ठीक है। हीट को मेजर किया जाता है जाउल में, ठीक है, एनर्जी है तो जाउल में हम इसको मेजर करेंगे। टेम्परेचर एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट बनता है केल्विन, लॉर्ड केल्विन के नाम से इसका यूनिट बना है। तो बहुत ही मुख्तलिफ क्वांटिटी है ये दोनों। जी, हीट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, it is a type of energy that flow from hot body to cold body either the bodies are in contact or not। देखिए जी, दो ऑब्जेक्ट्स है आपके पास, एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, दूसरे बॉडी का टेम्परेचर कम है, ये एक सिचुएशन है। ये दो मुख्तलिफ बॉडीज हो गई, जैसे कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर सन ले लें, और जिसका टेम्परेचर कम है, आप एग्जाम्पल के तौर पर अर्थ ले लें, अर्थ सरफेस की बात करें अगर आप, तो वो एनर्जी जो हॉट बॉडी यानी सन से कोल्ड बॉडी यानी अर्थ तक पहुंच रही है, और नतीजे में क्या होता है कि कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो बेटा वो जो एनर्जी फ्लो हो रही है उस एनर्जी का नाम है हीट एनर्जी, ठीक है जी। क्या नाम है इसका? हीट एनर्जी नाम है इसका। अच्छा, ये तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात होगी, लेकिन आमतौर पर अगर एक ही ऑब्जेक्ट हो और एक ऑब्जेक्ट के दो डिफरेंट फेजेस पर टेम्परेचर डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ब्रिक है, ठीक है, आपके पास एक ब्रिक है, एक ईंट है, एक हिस्से का टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं, आप उसको हीट अप करते हैं, तो आप फील करेंगे कि दूसरे हिस्से पर भी वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। जी, इसकी बहुत सी मिसालें हैं। अगर आपके घर में एक स्टील स्पून पड़ा हुआ हो, तो आप स्टोव ऑन करके, चूल्हा जला के, अगर आप या फिर बर्नर ऑन करके, कैंडल ऑन करके अगर आप उसके एक हिस्से को गर्म करें, तो थोड़ी देर के बाद आपने जहां से पकड़ा हुआ आप उसको छोड़ देंगे एकदम। क्यों? इसकी वजह ये है कि आप कहेंगे कि सर जहां से मैंने पकड़ा हुआ था वो गर्म हो गया था। तो ये बेसिकली कंडक्शन ऑफ हीट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसे आप कंडक्शन प्रोसेस कहते हैं, जिसका जिक्र आगे चल रहा है हमारा। तो हमने ये अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि हीट एनर्जी हमेशा हॉट बॉडी से, गर्म जिस्म से, जहां पर उसका इर्तिकाज ज्यादा होता है, वहां से फ्लो करती है उस जानिब जहां उसका इर्तिकाज, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। और ये सिलसिला हमारे फितरत में चलता रहता है। ठीक हो गया जी। रेडिएशन एंड एमिशन प्रोसेस के अंदर भी हम लोग यही कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे आगे, ठीक है। आप ये लेक्चर्स गौर से सुनिएगा, और इसकी बहुत ही बेसिक जो आपकी डेफिनेशंस हैं वो भी यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ हीट, हरारत की क्या अहमियत है? जी, हीट की बहुत ज़्यादा अहमियत आ जाती है। जैसे कि मैं पहले अगर व्हाइट बोर्ड को क्लियर कर लूँ, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की एक बहुत अहम किस्म है। इट इज़ नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल।
हमारी बका के लिए, हमारी सर्वाइवल के लिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एनर्जी है। वी नीड इट टू कुक आवर फूड। बहुत ही बेसिक से मैंने एक इसका यूज बता दिया, इसकी अहमियत बता दी है। ऑब्वियसली हम इस एनर्जी को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, और अपने जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए हीट फैक्टर यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग सर्दियों के दिनों में दिसंबर एंड जनवरी में आप आमतौर पर क्या करते हैं, आप हीटर ऑन कर लेते हैं। तो हीटर ऑन करने से क्या होता है कि आपके रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से हीट एनर्जी आती है और आपके टेम्परेचर को, आपके इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जो ह्यूमन बॉडी जो एक एवरेज टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पर हमारा मेटाबॉलिज्म और हमारा जो जिस्म है वो एक बेहतरीन कारकर्दगी सरंजाम दे रहा होता है। अगर ये टेम्परेचर, अगर हमारे अतराफ में टेम्परेचर ऐसा हो, हीट फैक्टर ऐसा हो कि हमारा ये जिस्म इतने टेम्परेचर को मेंटेन रखे, तो हमारा जिस्म बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। देखिए जी, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो हमने अपना टेम्परेचर खुद ही मेंटेन रखना होता है, ठीक है, अल्लाह के हुक्म से। लेकिन इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो भी हमारे जिस्म के टेम्परेचर पर, हमारे जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। जी, वेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, इसके अलावा और भी बहुत सी इसकी अहमियत है। आप खुद सोचें, आप खुद सर्च करें, ठीक है, कि मजीद आप हीट की क्या इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। ठीक है, जब इंशाल्लाह आपका कोई रेगुलर सेशन होगा मजीद, ठीक है, जूम के ऊपर, तो इंशाल्लाह मैं आपसे हर एक स्टूडेंट से इंडिविजुअली पूछूंगा कि जो आपको मैंने बताया उसके अलावा कुछ अहमियत बताएं। तो आपने ये तमाम चीजें सोच के रखनी है। जी, वेव्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होती है? हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होती है? बेटा इसके 3 तरीक़ाकार हैं। हीट एनर्जी की ट्रांसफरेंस के मतलब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की जानिब मूव करने के लिए, शिफ्ट होने के लिए, ट्रांसफर होने के लिए हीट एनर्जी के 3 जराए हैं। जी, नंबर 1 कंडक्शन प्रोसेस, नंबर 2 कन्वेक्शन प्रोसेस एंड नंबर 3 रेडिएशन प्रोसेस। कंडक्शन प्रोसेस बेटा वो प्रोसेस है जो कि मेटल्स में होता है, ठीक है, जिसमें तमाम एटम्स टाइटली बॉन्डेड होते हैं। नॉन मेटल की बात नहीं करेंगे हम आमतौर पे। देखिए जी, नॉन मेटल में भी हीट ट्रांसफर होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितना कि मेटल्स में होती है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जो कि उसी मेटल के एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री जब हो जाते हैं, जब वो एम्प्टी स्पेसेस के अंदर रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी की वजह से हम ये कहते हैं कि मेटल में हीट कंडक्शन नॉन मेटल से बेहतर है। नॉन मेटल में क्या होता है? नॉन मेटल की एक खासियत ये है कि तमाम एटम्स टाइटली बॉन्डेड होते हैं, तमाम एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम्स में टाइटली बॉन्डेड होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा नहीं होती, ठीक है। इस वजह से नॉन मेटल में हीट एनर्जी ट्रांसफरेंस ज्यादा नहीं होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कन्वेक्शन प्रोसेस। कन्वेक्शन प्रोसेस क्या है? कन्वेक्शन प्रोसेस, अगर आप हीट एनर्जी की ट्रांसफरेंस की बात करते हैं लिक्विड में एंड गैस में, क्लियर? प्योरली मैंने क्लियर किया कि अगर तो एटम्स में, सॉलिड में, मेटल्स में अगर आप हीट एनर्जी की बात करेंगे तो वो बात होगी कंडक्शन प्रोसेस, ठीक हो गया? आगे मैं एक एग्जांपल भी देता हूं। लेकिन अगर आप मॉलिक्यूल्स, लिक्विड और गैस की बात करें तो उस सूरत में जो हीट ट्रांसफरेंस की बात होगी, देखिए कि लिक्विड और गैस में हम वर्ड यूज करते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, समझ आ रही है? द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। तो मॉलिक्यूल का जिक्र करते हैं। अगर तो हीट कंडक्शन थ्रू मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड एंड गैसेस हो रही हो तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कन्वेक्शन प्रोसेस। जी, ये जो दोनों मैंने आपको वाले बताए हैं, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ये एक मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ हीट है। मैकेनिकल वे का मतलब क्या है कि अगर तो हीट की ट्रांसफरेंस के लिए कोई मटेरियल दरकार है, कोई मीडियम रिक्वायर्ड है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो वो कहलाएंगे कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर हीट एनर्जी ट्रांसफरेंस हो रही है विदाउट एनी मैकेनिकल वे, ठीक है, मैकेनिकल वे का मतलब ये हो गया कि कोई मीडियम नहीं है, स्पेस में से हीट ट्रांसफरेंस हो रही है,
जैसा कि सन से हम तक जो हीट रेज आती हैं वो किसी मीडियम में से नहीं गुजरती। क्यों? क्योंकि सन और अर्थ के दरमियान में किसी किस्म का कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, स्पेस है, ठीक है, जीरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और ये जो हीट रेज हम तक पहुंच रही है तो ये किस जरिए से पहुंच रही है? रेडिएशन प्रोसेस से। क्लियर हो गया जी? तो रेडिएशन थ्रू वैक्यूम एंड स्पेस। तो रेडिएशन प्रोसेस जो होता है वो आमतौर पर एक ऐसा जरिया है जिसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। बेटा अगर हीट एनर्जी किसी मीडियम के थ्रू हो जाए तो वो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन हो जाएगा, और अगर मीडियम ना हो तो भी हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, वो रेडिएशन प्रोसेस के तहत होगी। क्लियर हो गया जी? देखिए जी, ये जो प्रोसेस है ये जरूरी नहीं है कि एक ही वक्त में एक ही सिचुएशन चल रही हो। ऑब्वियसली जब सन से हीट एनर्जी अर्थ तक पहुंचती है तो वो रेडिएशन प्रोसेस होती है, लेकिन अर्थ पर मौजूद मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट पर जब वो हीट एनर्जी पड़ती है, ठीक है, इन्फ्लुएंस डालती है, तो वहां पर कन्वेक्शन, कंडक्शन, कोई भी प्रोसेस हो सकता है। जैसे कि अगर आप इन दिनों में एक लोहे का रॉड, एक आयरन रॉड अगर आप बाहर धूप में रख दें तो आप फील करेंगे कि कुछ देर के बाद वो बहुत गर्म हो चुका है। ऐसा क्यों कर हुआ? ऐसा दरअसल कन्वेक्शन प्रोसेस के तहत हुआ। इसी तरीक़ाकार से आप ये फील करते हैं कि गैस भी गर्म हो जाती है। हमारे आसपास की हवा जो है इन दिनों में बहुत गर्म है, तो वो जो प्रोसेस है वो कन्वेक्शन प्रोसेस के तहत हो गया। ठीक है, आगे गैस से रिलेटेड कन्वेक्शन प्रोसेस को हम लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के अंदर भी इसको डिस्कस करेंगे जी। लेकिन अगर कोई लिक्विड में हो गया, ऑब्वियसली वाटर रिजर्वायर अगर आप फील करें तो वो भी इस वक्त गर्म हो जाते हैं, तो वो कन्वेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक अब हमारा चल रहा है वो है कंडक्शन प्रोसेस। कंडक्शन प्रोसेस में जैसे मैंने आपको बताया कि कंडक्शन प्रोसेस वो प्रोसेस है जो कि मेटल्स के एटम्स में होता है। ठीक है, अब ये सिलसिला होता कैसे दरअसल जी, व्हाइट बोर्ड की तरफ गौर से देखें आप। आपके पास एक मेटेलिक रॉड है, आपके पास एक मेटेलिक प्लेट है। ये जो आपको ब्लू डॉट्स नजर आ रही हैं, ये जो आपको ब्लू डॉट्स नजर आ रही हैं, ये इस मेटल के एटम्स हैं जो अपनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी में हैं। ठीक है, एटम्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग बट डू नॉट लीव देयर पोजीशन व्हेन वी आर गोइंग टू हीट दिस मटेरियल। जब आप इस मटेरियल को, इस प्लेट को, इस मेटेलिक प्लेट को गर्म करते हैं तो ये एटम अपनी जगह मौजूद रहकर अपने आसपास वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। होता क्या है कि जब आप बेटा इसको हीटअप करते हैं एक हिस्से से, तो पहला फेज जो होगा एटम्स का वो इस एनर्जी को गेन करने के बाद अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा। मतलब पहले तो ये रेस्ट कंडीशन में होगा, बहुत ही निग्लेजिबल वाइब्रेशन के अंदर इसके एटम्स होंगे। लेकिन जब आप हीटअप करते हैं, हीट करने के बाद इन एटम्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और एक एटम अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे, ऊपर नीचे और हर डायरेक्शन में रैंडमली वाइब्रेट करने लग जाते हैं। इस वाइब्रेशन के दौरान ये अपने नेबरिंग एटॉमिक लेयर के साथ या एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। ठीक है, इस कोलिजन के दौरान होता यह है कि जो फर्स्ट लेयर है वो अपनी हीट एनर्जी, अपनी एनर्जी कोलिजन के दौरान दूसरे लेयर में ट्रांसफर कर देते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है जी। इसके बाद सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, और ये सिलसिला चलता रहता है। तो बेटा वो तरीकाकार हीट ट्रांसफरेंस का जिसमें मेटल के एटम्स हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करके नेबरिंग एटम्स के साथ कोलाइड करके अपनी हीट को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन प्रोसेस। अब होगा क्या, जब तमाम एटम्स मैक्सिमम हीट एनर्जी गेन कर लेंगे। हीट एनर्जी गेन करने के बाद अब आप ये देखें, मैंने इनको रेड डॉट से शो किया है, रैंडम मोशन ऑफ हीटेड एटम्स। नाउ दे आर द हीटेड एटम्स। ठीक है, तमाम एटम्स हीटेड हो चुके हैं, गर्म हो चुके हैं। ठीक है, व्हेन टेंपरेचर इंक्रीज, जब इंक्रीज हो जाता है तो इस सूरत में क्या होता है, इस सूरत में एटम्स बहुत तेजी के साथ थरथराने लग जाते हैं, वाइब्रेटरी मोशन में आ जाते हैं। और यही वो वजह है
कि एटम्स के दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है। एटम्स के दरमियान में कुछ खाली जगह होती है, वॉइड्स होते हैं, उसकी जो एवरेज डिस्टेंस है बेटा वो इंक्रीज हो जाती है, और यही वो वजह है जो कि थर्मल एक्सपेंशन की वजह बनती है, ठीक है। यही वो सिचुएशन है जो कि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से आप अक्सर ऑब्जर्व करते हैं कि एक वायर गर्मियों के दिनों में उसकी लेंथ में इजाफा हो जाता है और सर्दियों में उसकी लेंथ में कमी आ जाती है। तो ये थर्मल कॉन्ट्रैक्शन और थर्मल एक्सपेंशन हीट फैक्टर की वजह से हो सकता है, ठीक है। हमारी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। तो बेटा जैसे मैंने अभी आपको पहले मिसाल दी, एग्जाम्पल दी कि अगर आप एक स्पून को हीट अप करेंगे एक हिस्से से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्पून है, ठीक है, आपने इसके ब्लू वाले हिस्से को गर्म किया लाइटर से या कैंडल से आपने गर्म किया, तो होगा क्या कि पहले जो एटम्स इस हिस्से पर होंगे वो हीट अप होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो कोलाइड करेंगे दूसरे एटम के साथ और हीट एनर्जी इंक्रीज करेगी और बिल आखिर आपके सपोर्टिंग पॉइंट, आपके होल्डिंग पॉइंट तक पहुंचेगी और आप फिर क्या करेंगे, फौरन इसको छोड़ देंगे, आपका इनवोलेंटरी रिएक्शन जो होगा, ठीक है, आपका जो एक रिएक्शन होगा। तो ये जो हीट ट्रांसफरेंस हुई है इस स्पून में, ये हीट ट्रांसफरेंस कहलाती है कंडक्शन प्रोसेस। क्लियर हो गया जी? अच्छा, यहाँ पे मैंने एक वर्ड मैंने यहाँ लिखा है बट डू नॉट लीव देयर पोजीशन। आमतौर पर होता ये है कि एटम्स जब वाइब्रेट करते हैं बेटा, तो वाइब्रेशन के दौरान ये अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में, ठीक है, मल्टी डायरेक्शन में ये वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह छोड़ते नहीं है, अपना एम्पलीट्यूड कोई भी मतलब अपना स्पेसिफिक पोजीशन को लीव नहीं करते, वहीं पर वाइब्रेट करते हैं और कॉन्टिन्यूसली दूसरे एटम के साथ कोलाइड करते रहते हैं। जी, ये था आपका कंडक्शन प्रोसेस। अब हम बात करेंगे कन्वेक्शन प्रोसेस। अच्छा बेटा, कन्वेक्शन प्रोसेस मैंने सिर्फ लिक्विड का जिक्र किया है, गैस में भी कुछ इसी तरीका कार से होता है। कन्वेक्शन करंट इसकी मिसाल है, ठीक है, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, इसकी डिस्कशन आएगी आगे, तो वहां पे मैं इसको दोबारा बताऊंगा। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, टेक्स्ट बुक की जो अरेंजमेंट है वो थोड़ी सी आगे पीछे है। आपको जो लेक्चर के अंदर जितना कुछ बताया जा रहा है आपने टेक्स्ट बुक के अंदर से भी उतना ही और उसी सीक्वेंस में करना है। वैसे तो कंडक्शन के बाद आपका थर्मल कंडक्टिविटी का टॉपिक आता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपका थर्मल कंडक्टिविटी का ही जिक्र चलेगा। कन्वेक्शन प्रोसेस क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कन्वेक्शन प्रोसेस लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स में होता है, इस वजह से हम ये कहेंगे कि कन्वेक्शन प्रोसेस प्योरली लिक्विड और गैसेस में होगा मॉलिक्यूल के जरिए एज कंपेयर टू द कंडक्शन। देखिए कंडक्शन में एटम्स हैं, कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है बेटा, ये याद रखना आपने जी। फेज 1 में अगर आप गौर करें, आपके पास एक कंटेनर है, इसमें आपने कोई लिक्विड डाला हुआ है, फर्ज करें पानी है, तो ये आपके पास 1 2 3 4 लेयर्स हैं, मॉलिक्यूलर लेयर्स मैंने बनाई हैं, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल लेयर्स बनाई है यहाँ पे। इस वक्त इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इनकी ओवरऑल एनर्जी बहुत कम है, लेकिन जैसे ही आप इसको हीट प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, जैसे ही आप इसको हीट की प्रोविजन स्टार्ट करेंगे, तो होगा क्या, आमतौर पर ये हीट आपने इसको यहाँ से देखी, ठीक है, आपने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी शुरू की। अब होगा क्या, और से देखिएगा कि जब आप इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो पहले जो लेयर हीट एब्जॉर्ब करेगी, फर्स्ट करेंगे ये वाली वो लेयर है, ये सबसे पहले हीट एब्जॉर्ब कर लेगी, ये तमाम मॉलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे। हीट एब्जॉर्प्शन के बाद इनकी डेंसिटी में कमी आएगी, ठीक है, ये लाइट वेट हो जाएंगे और ये वाली लेयर ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये जो आपको रेड लेयर नजर आ रही है, अगर मैं इसको 1 कहूं, ठीक है, तो बेसिकली ये लेयर पहले नीचे थी, एंड पे थी। तो होता ये है कि मॉलिक्यूल, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट वेटेड होने की वजह से ऊपर की जानिब आ जाते हैं और उसके नीचे वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी कम होगी वो दोबारा नीचे आकर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो बेटा ये एक सर्कल चलता रहता है, ठीक है, एक सर्कल, एक साइकिल प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि तमाम मॉलिक्यूल्स हीटेड ना हो जाएं, हाई एनर्जी वाले ना हो जाएं। जरा आप गौर करें, ये जो आपको 2 लेयर नजर आई हैं, पहले ये नीचे वाली 2 लेयर थी, हीटअप होने की वजह से ये ऊपर हो गई और लो एनर्जी मॉलिक्यूल नीचे आने के बाद एनर्जी को एब्जॉर्ब करने शुरू कर दिया। जरा गौर से देखें, इनको मैंने, ये जो 2 रेड लाइंस हैं, इनको मैंने कहा है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स और
इन दो ब्लू लाइंस को मैंने कहा है लो एनर्जी मॉलिक्यूल। जब ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो होगा क्या कि तमाम तर जो आपके पास मॉलिक्यूलर लेयर है ये हीटअप हो जाएगा, हाई एनर्जी पर हो जाएगा और एक्साइटेड सिचुएशन में ये बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ठीक है, प्रोमिनेंटली इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटा मॉलिक्यूल्स के जरिए लेयर बाय लेयर, molecules by molecules within liquid and gases as well. The process is known as convection process of the heat. मतलब heat की convection process का मतलब क्या है कि भाई जब आप लिक्विड और गैस की बात करते हैं, लिक्विड और गैस की बात करते हैं तो उस सूरत में पहले लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हीट अप होने के बाद ऊपर और उसके बाद मजीद मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और तमाम अच्छा इस दौरान एक और चीज भी होती है, मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं। इस दौरान कुछ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट भी होते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर जो डिग्रेडेशन है या आपके पास जो कमी आएगी, ठीक है, डेफिशिएंसी आएगी, वो प्रोसेस भी साथ साथ हो रहा होता है क्योंकि चंद मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि हीटअप होने की वजह से अपने बॉन्ड तोड़ देते हैं और वो इवेपोरेट होते हैं। तो वो एक इवेपोरेशन प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है, मैं यहाँ इसका जिक्र नहीं कर रहा। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में हीट एनर्जी का ट्रांसफरेंस कैसे होता है। इसकी बहुत वाज़ेह मिसाल है कि अगर आप किसी बर्तन में, ठीक है, स्टील के एक देचके में पानी डाल दें और अगर आप उसको चूल्हे पे रख के आप उसको गर्म करें तो 5 मिनट के बाद अगर आप उसमें हाथ डालेंगे, ठीक है, 5 मिनट के बाद अगर आप उसमें हाथ डालें तो आप फील करेंगे कि नीचे वाले हिस्से गहराई में पानी गर्म है और ऊपर वाले हिस्से में पानी ठंडा होता है। ठीक है, आपने आमतौर पर ये ऑब्जर्व किया है। तो कुछ देर के बाद क्या होता है, कुछ देर के बाद पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो एक ही टेम्परेचर गेन कर लेता है और अपने पीक पॉइंट पर, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचकर बॉइलिंग प्रोसेस शो करवाना शुरू कर देता है। तो बॉइलिंग का तो यहाँ जिक्र नहीं चल रहा, फिलहाल जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि हाउ एनर्जी ट्रांसफर through gases and liquids. So the process is known as convection process. आपके टेक्स्ट बुक में ये डेफिनेशन आगे पीछे लिखी हुई है, ठीक है, बहुत बेसिक डेफिनेशन है। Define heat, what are the importance of heat, how many ways of transfer of heat, there are 3 ways of transfer of heat, तीनों नाम मौजूद हैं, ठीक है। Define conduction process आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, ठीक है। Define convection process आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। रेडिएशन प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। डिफाइन रेडिएशन प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एनर्जी वैक्यूम में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब हीट वेव्स, ठीक है। हीट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मिसाल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा वो वेव होती है जिसकी ट्रांसफरेंस के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, सॉलिड की भी जरूरत नहीं होती, लिक्विड की भी जरूरत नहीं होती, गैस की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 में डिटेल के साथ आएगा। बेटा व्हाइट बोर्ड वर्क को आप गौर से देखें, ठीक है, कॉन्सेप्ट को आप गौर से लें, इसको पिक करें, ठीक है। वीडियो को बार बार देखें, एक दफा वीडियो को देख के अगर आप असाइनमेंट बनाना शुरू कर देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो बेटा ये तमाम काम का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। प्लीज वीडियो को बार बार देखें और अपने असाइनमेंट को बनाने के लिए यही वीडियोज आपकी हेल्पफुल होंगी।